और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर के बारे में। इसमें कहानी मैं नहीं बल्कि ईश्वरन सुनाएगा। वो छोटी सी भी कहानी को ऐसे बताएगा मानो कोई साउथ की फिल्म चल रही हो। तो चलो यार आज मेरी नहीं बल्कि ईश्वरन की कहानी सुनते हैं। पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है महेंद्र और वो जो है गणेश को कहानी सुना रहा है। अपनी ही कहानी वो गणेश को सुना रहा है कि जब मैं यहाँ पर काम करता था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और ईश्वरन जो है वो इस महेंद्र का कुक है। तो महेंद्र जो है वो गणेश को अपनी कहानी बताना शुरू करता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि महेंद्र है कौन, क्या करता है। वो एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म में, एक कंपनी में, और उस कंपनी का काम ही है कि वो सुपरवाइजर को हायर करे और अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भेजे देखरेख के लिए, जैसे कि फैक्ट्रीज पर, ब्रिज पर, डैम्स पर, इन सब जगहों पर वो अपने सुपरवाइजर्स को भेजता है। और सुपरवाइजर का काम ही होता है कि वहां पर होने वाले जितने भी चीज है उन सबको देखे। और महेंद्र का काम भी वही था। महेंद्र को एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता था और जो भी उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था उसको वो फॉलो करता था। पहले उसको कोल माइन एरिया पर भेजा गया, फिर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा गया और फिर उसको कुछ ही महीनों बाद एक केमिकल प्लांट पर भेज दिया गया। वो एक बैचलर है तो उसको कुछ ज्यादा चीज नहीं चाहिए होता है। वो सिंपल सी लाइफ जीता है और अपने आप को किसी भी स्थिति परिस्थिति में ढाल लेता है। मतलब यार हम जैसे बैचलर्स को तुम कहीं भी भेज दो, हम एडजस्ट कर लेते हैं। सोने के लिए खराब से खराब घर हो, चाहे पत्थर के खदान के बीचों बीच कोई काम चलाऊ टेंट हो, हम कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। महेंद्र के लिए उसका कुक जिसका नाम ईश्वरन था वो एक एसेट की तरह था। वो यार बहुत ही काम का बंदा था और महेंद्र के दिल के बहुत ही करीब था। मतलब महेंद्र से उसको बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसलिए महेंद्र कहीं भी जाता तो उसको वो अपने साथ ले जाता और वो बिना कोई कंडीशन के उसके साथ खुशी खुशी चला जाता। ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना बनाया था, उसके कपड़े धोए था और रात में गपशप भी कर लेता और अनगिनत कहानियां भी बना लेता था। ईश्वरन के अंदर ना एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। ना जाने कहां से भाई वो सब्जियां ले आता था। मतलब जहां मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी उस जगह पर भी वो ना जाने कैसे कहीं न कहीं से सब्जी या फिर खाने की व्यवस्था कर लेता था। अभी की बात है भाई, जब वो नए जगह पर आए ना तो कुछ ही घंटों के अंदर में टीन के छप्पर के नीचे उसने स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार कर दिए। वो कहीं न कहीं से खाने की व्यवस्था जरूर कर लेता था और इसीलिए महेंद्र जो है वो ईश्वरन को एक एसेट बताता है। नए जगह पर आने के बाद महेंद्र सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने साथ बनाए हुए कुछ भोजन को पैक कर कर वो ऑफिस चला जाता है। फिर ईश्वरन छप्पर ठीक करता है, उसके कपड़े धोता है और बहुत सारी बाल्टियों के पानी से वो मजे से नहाता है। इतने में दोपहर हो जाती है तो वो भी खाना वाना खा लेता है। उसकी ना एक आदत थी कि खाना खाने के बाद और सोने से कुछ घंटे पहले फेमस पॉपुलर तमिल थ्रिलर बुक्स को वो पढ़ता था। इतनी मोटी मोटी 100 पेजेस की भी बुक्स जो है ना वो पढ़ जाता था। उस बुक के अंदर की जो इमेजिनरी स्टोरी होती थी ना उसको भी वो बहुत ही रोमांचित तरीके से पढ़ता और वो चीजें उसके मन के ऊपर छाप छोड़ जाती और शायद इसीलिए उसकी खुद की स्टोरी भी तमिल ऑथर से इन्फ्लुएंस होती थी। मतलब अगर उसे कोई छोटा सा भी इंसिडेंट बताना होता था ना तो वो उसमें एकदम रोमांच पैदा कर देता था, एकदम सस्पेंस क्रिएट कर देता। फॉर एग्जाम्पल अगर उसे बताना है कि सामने रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ था, एक झाड़ गिरी हुई थी, तो वो उसको कुछ इस ढंग से बताता। सबसे पहले वो अपने भाव को ऊपर करता और हाथों से नाटक करते हुए यूं कहता, सुनसान सड़क पर मैं अकेला चल रहा था। अचानक मैंने देखा वहां पर कुछ है। मुझे ऐसा लगा मानो भारी झाड़ियों वाला कोई जानवर सड़क के आर पार लेटा हुआ है। कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि यहाँ से लौट जाना उचित होगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके नजदीक गया तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा विशाल पेड़ सड़क पर गिरा हुआ है। उसकी कुछ झाड़ियां निकली हुई है, उसकी सूखी टहनियां सड़क पर फैली हुई है। वो यार इस ढंग से एकदम सस्पेंस क्रिएट करके कहानी सुनाता था कि सुनने वाला का तो कलेजा कांप जाए। महेंद्र अपने टाट की कुर्सी पर बिना कुछ कहे हुए ईश्वरन की कहानियां सुनता। ईश्वरन भी अपने तरीके से उसे कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि जहां से मैं आता हूँ वो जगह लकड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चारों तरफ वहां पर लकड़ियों का जंगल है और लकड़ियों के लट्ठे हाथी द्वारा ट्रक में लादे जाते हैं। वहां पर बहुत बड़े बड़े पालतू हाथी भी हैं, लेकिन जब भी वो हाथी सनकते हैं ना तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उसको काबू में नहीं कर पाते हैं। और फिर ईश्वरन ये चीजें बताते बताते किसी हाथी के ऊपर कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है, एक समय की बात है, एक नर हाथी लकड़ियों के प्रांगण से भाग निकला। वो इधर उधर झाड़ियों को रौंदता, जंगली बैलों को उखाड़ता और टहनियों को मन मर्जी से तोड़ता फोड़ता घूम रहा था। कहानी सुनाते सुनाते ईश्वरन इतना एक्साइटेड हो गया कि वो खुद हाथी की एक्टिंग भी करने लगा कि देखो ऐसे भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, हाथों को ऐसे सूट बना के बता रहा था। मतलब वो हाथी की एक्टिंग करके महेंद्र को दिखा रहा था। फिर वो हाथी हमारे टाउन से बाहर किनार पर आ गया
वो चारदीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तीलियां हो। फिर वो मेन रोड पर आ गया और सारी दुकानों को तोड़ डाला। फल, मिट्टी के बर्तन व कपड़े जितने भी दुकान थे उन सबको उसने तोड़ डाला। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। फिर हाथी ईंटों की चारदीवारी को तोड़कर खेल मैदान के अंदर घुस गया जहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे। सब बच्चे दौड़कर कमरे में घुस गए और दरवाजे को कसकर बंद कर लिया। वो सनकी हाथी चिंगारते हुए इधर उधर घूम रहा था। उसने फुटबॉल के गोल के खंबे, वॉलीबॉल के टेंट सब के सब उखाड़ के फेंक दिए। पानी के ड्रम को ठोकर मारकर उल्टा दिया। सारी झाड़ियां उखाड़ डाली। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल के टेरिस पर चढ़ गए। वो सारे लोग बेबस होकर हाथी का वो दृश्य देख रहे थे। नीचे मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं था। गलियां ऐसी खाली हो गई थी मानो सब के सब लुप्त हो गए हो, एकदम सुनसान। उस वक्त मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और सारे नजारे को छत पर से देख रहा था। पता नहीं अचानक मुझे क्या सूझी। मैंने एक टीचर से डंडा लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधा मैदान में चला गया। मुझे देखकर हाथी चिंगारा और डराने के लिए टालियां हिलाई जो उसने अपने सूंड में पकड़ रखा था। उसने जोर से अपने पांव को जमीन पे मारा जिससे धूल मिट्टी उड़ी। उसे देखकर डर लग रहा था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और एकदम निडर खड़ा रहा। धीरे धीरे मैं उसकी ओर बढ़ता गया। लोग सम्मोहित होकर आसपास की छतों से मुझे देख रहे थे। हाथी ने गुस्से से मुझे देखा। ऐसा लगा वो मुझ पर टूट पड़ेगा। वो अपनी सूंड उठाकर जोर से चिल्लाया। उसी वक्त मैं उसकी ओर बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से उसके तीसरे नाखून पर जोर से डंडा मारा। क्षण भर के लिए तो ऐसा लगा कि वो हाथी जख्मी हो गया। फिर वो कांपने लगा और लुढ़क गया। और आधी अधूरी कहानी सुनाकर ईश्वरन खड़ा हो गया, यह कहकर कि मैं गैस जलाकर खाना गर्म करके अभी आता हूँ। और महेंद्र जो इस कहानी को बड़े ही दिलचस्प तरीके से सुन रहा था वो एकदम हक्का बक्का में रह गया। जब ईश्वरन वापस आया तो उसे याद ही नहीं था कि वो कौन सी कहानी सुना रहा था। तो महेंद्र उसको याद दिलाता है कि अरे तुमने अभी तक कहानी खत्म नहीं की थी, वो क्या हुआ हाथी को आगे बताओ ना। तो फिर ईश्वरन कहता है अच्छा हाँ, फिर कुछ नहीं हुआ, बस वही हाथी के डॉक्टर आए और उसका इलाज हुआ और फिर 2 दिन बाद जो है उसका महावत उसको जंगल में वापस ले गया। ईश्वरन एक नंबर का ना फाकीबाज इंसान है, फांकी देकर चला गया। फिर महेंद्र पूछता है कि अच्छा तुमने ऐसा किया कैसे, तुमने एक ही क्षण में हाथी को मारा और हाथी गिर गया, कैसे, ये कैसे संभव है। तो ईश्वरन उत्तर देता है कि इसका संबंध ना जापानीज आर्ट से है। मुझे लगता है सर इसका कराटा या जुजुत्सु से संबंध है। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इसमें यह होता है ना कि कुछ समय के लिए आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन कहानी नहीं सुनाता था। उसके पास ना कहानियों का भंडार है, एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस, एकदम मसाले मार कर सुनाता था भाई। भले ही कहानी कैसे भी हो लेकिन महेंद्र एकदम इंजॉय करता था क्योंकि ईश्वरन इस ढंग से बताता था भाई, एकदम मजेदार तरीके से बताता था। जैसा कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, एकदम मसाले मारकर सुनाता हूँ कि नहीं, सच सच बताना। ईश्वरन के कारण महेंद्र को अपने घर में कभी भी टीवी की कमी महसूस नहीं हुई। एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन पूछता है कि सर क्या आज हम लोग कुछ स्पेशल बना सकते हैं अपने डिनर के लिए, क्योंकि आज ना बहुत ही शुभ दिन है और परंपराओं के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। उस रात महेंद्र ने ईश्वरन के द्वारा बनाए हुए स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया और उसकी कुकिंग की प्रशंसा भी की। ये सुनकर ईश्वरन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। लेकिन अचानक ही उसने भूत प्रेत की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। सर क्या आपको पता है कि ये जो कंपनी बन रही है ना, ये पूरा का पूरा एरिया कब्रिस्तान था पहले। महेंद्र जो इतना अच्छा खाना खाकर रिलैक्स कर रहा था वो ये सुनकर एकदम से भौचक्का रह जाता है कि अरे साला ये क्या कह रहा है। अरे सर हम तो पहला ही दिन जान गए थे, जब हम आ रहे थे ना तो हमको एक इंसान का खोपड़ी मिला था। आज भी कभी कभी खोपड़ी या हड्डी हमको रास्ता में मिलता है। हम तो अभी भी कभी कभी रात में भूत को देखते हैं, लेकिन हम इन सब चीजों से डरते नहीं हैं क्योंकि हम बहुत बहादुर इंसान हैं। देखने में इतना भयानक लग रही थी ना कि बाप रे बाप क्या बताएं आपको, एकदम भयानक चुड़ैल की तरह लग रही थी और गोद में ना कंकाल लिए हुए थी। हमारा तो ऐसा फटा कि हुआ से 1 2 3 हो गए। अब ये सुन के तो महेंद्र एकदम से कांप उठा। वो एकदम गुस्से में उठा और ईश्वर पे चिल्ला उठा, पागल हो गए हो क्या, भूत प्रेत नाम का कोई चीज नहीं होता, ये सब तुम्हारा भ्रम है। लगता है तुम्हारा पाचन क्रिया बिगड़ गया है और तुम्हारा दिमाग भी खाली फालतू फालतू सब बात कर रहा है। फिर भाग यहाँ से। इतना बोलकर गुस्से में महेंद्र जो है रूम छोड़कर चला जाता है सोने के लिए। उसने ईश्वरन को डांट दिया था तो वो ये सोच रहा था कि वो 2-3 दिन तक मुझसे गुस्सा रहेगा, लेकिन अगले ही दिन जब वो उठता है तो देखता है कि ईश्वरन उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो पहले के जैसे ही खुश था और बातूनी था। लेकिन उस दिन से महेंद्र को सोते समय बेचैनी होने लगी। हर रात वो अपने कमरे से सटे हुए खिड़की से बाहर देखता, ये देखने के लिए कि उसके पास कोई छाया तो नहीं भटक रही है, लेकिन दूर दूर तक बस उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता और कंपनी से आती हुई टिमटिमाती लाइटें दिखती उसको। महेंद्र को पूर्णिमा की रात को उस सफेद चांद को देखने का बहुत ही शौक था।
उसे वो चंद्रमा देखने में बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही सुंदर लगता था। लेकिन जब से ईश्वरन ने वो भूत प्रेत वाली कहानी सुनाई है, तब से उसके अंदर इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि वो खिड़की से बाहर झांक कर उस चंद्रमा को देख सके। एक रात क्या हुआ कि खिड़की से किसी की कहारने की आवाज सुनकर महेंद्र की नींद खुल गई। पहले तो उसे लगा कि शायद बिल्ली चूहे का शिकार कर रही है, लेकिन फिर धीरे से उसे एहसास हुआ कि यह बिल्ली की आवाज नहीं बल्कि किसी इंसान की कहारने की आवाज है। उसके अंदर बाहर देखने की जिज्ञासा उठी, लेकिन उसे डर था कि वो कोई भयंकर दृश्य न देख ले। धीरे धीरे वो आवाज ऊंची होती गई और ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो कोई बिल्ली की आवाज नहीं थी। वो अपनी जिज्ञासा को रोक न सका और चांदनी रात में उसने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि एक छाया गठरी सी उठाए खड़ी है। महेंद्र को हल्का ठंडा पसीना आया और वो हाँफते हुए अपने तकिए पर जा गिरा। धीरे धीरे जब वो इस भयानक दृश्य के प्रभाव से बाहर आया तो उसने अपने आप को समझाया कि यह मेरे मन का भ्रम था। लेकिन जल्द ही सुबह हो गई और सुबह उठकर महेंद्र नहाया और नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। उस समय रात वाली भयानक घटना उसके दिमाग से निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दरवाजे पर ही उसके दोपहर के खाने का पैकेट और थैला थमा दिया और फिर हंसते हुए बोला, जब हम भूत वाला कहानी सुना रहे थे तब आप हमको डांट दिए थे, कल देख लिए ना अपना आँख से। आपके कमरा से आवाज आ रहा था तो हम दौड़ के आपके पास आए थे। महेंद्र को कपकपी सी हुई। उसने ईश्वरन को बीच में ही रोक दिया, उसकी पूरी बात नहीं सुनी और वो सीधा अपने ऑफिस चला गया, अपने हाथ में एक त्याग पत्र लेकर। उसने उस भूतिया स्थान को छोड़ने का पूरा निश्चय कर लिया था। तो बस यार यहीं पे तुम्हारी ये कहानी जो है ना खत्म हो गई है। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या सच में वहां पर कोई भूत था या शायद ये ईश्वरन का कोई चाल था। हो सकता है कि ईश्वरन को यह जगह पसंद ना आया हो और इसीलिए उसने भूतिया कहानी सुनाई ताकि महेंद्र डर जाए और यहाँ से चल जाए। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? या सच में वहां पर कोई भूत था? और अगर महेंद्र की जगह तुम होते तो क्या करते? क्या तुम उस भूत का सामना करते या भाग जाते? भैया देखो, हम तो भूत प्रेत से बहुत डरैला। अगर हम सुनते रहो भूत प्रेत के नाम तो 1 2 3 हो जाती रहो, हम ना रुकते रहो, वहाँ लौरे उड़े लगी। तो यार वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो। और हाँ, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। एक बात और, अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो यार वहां भी जाकर फॉलो करो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें इंस्टाग्राम पे। बाय बाय।